नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत अफगानिस्तान के बारे में होगी, जहां अमेरिकी पूरी तरीके से एग्जिट ले चुके हैं। 31 तारीख उनके लिए आखिरी थी और वहां से वो पूरे तरीके से जा चुके हैं। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा भी किया, तर्क भी दिया कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया था, इसलिए उन्होंने वहां से हट लिया और अपनी बात को उन्होंने मजबूती के साथ रखा कि उनका वहाँ रुकने का कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन इस नए अफ़गानिस्तान में जहाँ पे तालिबानों के पूरी तरीके से एक तरह अभी सरकार नहीं बनी, लेकिन आप कह सकते हैं कि कब्ज़े में है, वहाँ कई पंछी जैसे इलाकों में शक्ति प्रदर्शन या संघर्ष की स्थिति भी है। आगे स्थिति काफ़ी विचित्र सी है। अभी से कहना, अंदाज़ा लगाना बड़ा भयावह और मुश्किल है, क्योंकि जो अलग अलग खबरें चलती हैं कि वहाँ बहुत सारे आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। अलकायदा और आईएसआईएस तो लगातार प्रत्यक्ष रूप से वहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 11 संगठनों के भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में इस इलाके के लिए, इस पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या होगा इस परिस्थिति में आगे, भारत की स्थिति क्या होगी। ख़ास तौर पे मुझे अपनी चिंता है। तो कतर में जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, इनकी मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात में क्या हुई ये भी जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा उस इलाके को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वर्ल्ड के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि तालिबान अपने उस मूल स्वभाव से, मूल हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। छुटपुट घटनाएं सुनाई दे रही हैं और बहुत ही बर्बर तरीके की घटनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इसको कैसे समझें, हमारे लिए आगे का रास्ता क्या है और पीस के लिए क्या रास्ता हो सकता है। क्योंकि अब उनकी सरकार औपचारिकता है, केवल कब बनेगी, कैसे बनेगी, तो भारत को क्या रिश्ते रखने चाहिए, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल है उससे आपका परिचय करा दें। विवेक काटजू जी हमारे साथ हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहे हैं और उस इलाके के इंचार्ज भी रहे हैं जब वो सर्विस में थे, पूर्व डिप्लोमेट हैं। इसके साथ ही सुशांत सरीन जी हमारे साथ हैं, जो ORF में सीनियर फेलो हैं और स्ट्रेटजिक मामलों में तमाम लिखना पढ़ना उनका रहता है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, जो स्ट्रेटजी के लिहाज से हमें समझाएंगे, बात करेंगे कि हमको क्या चिंताएं करनी चाहिए और क्या फ्यूचर थ्रेट्स हो सकते हैं जिनको अभी से न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही गौरी द्विवेदी हमारे साथ हैं, जो कॉलमनिस्ट है और इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है ब्लिंकर्स ऑफ करके, जो इस इलाके के संबंधों पे है, चाइना पे खास तौर पे किताब लिखी गई है। और चाइना इस पूरे घटनाक्रम में बहुत बड़ा एक प्लेयर के तौर पे भी सामने आया है। पाकिस्तान तो डायरेक्टली इन्वॉल्व था, लेकिन चाइना का भी उसमें रोल बहुत मेजर है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली भी हमारे साथ होंगे। सरकार की सोच क्या है, रुख क्या है, उनके जरिए जानने की कोशिश करेंगे। सुशांत जी, आपसे शुरू करता हूँ मैं। मुझे ये बताइए कि जो इस समय की परिस्थिति बन रही है, एक मीटिंग हुई है भारत के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, तो भारत का रुख क्या होना चाहिए इस बदली हुई परिस्थिति में, जो दिनों दिन बदल रही है, लेकिन एक मोटे तौर पे दिख रहा है कि क्या होने वाला है वहां पे। कि अब जो भी हुकूमत बनाएगा वो तो तालिबान की हुकूमत बनेगी, लेकिन वो हुकूमत कैसी बनेगी, उसका क्या स्वरूप रहेगा, उसका क्या रवैया रहेगा, वो जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं दुनिया भर को, क्या वो उस पर पूरा उतरेंगे, थोड़ा भी उतरेंगे, ये भी नहीं पता। अभी तो कुछ भी नहीं पता। अभी तो किस फ्रेमवर्क में वो काम करेंगे, उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा, कुछ भी नहीं अभी हमारे सामने, पहली बात। दूसरी चीज ये कि जो मुलाकात हुई है, मेरे ख्याल उसमें कोई बहुत ज्यादा किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हमारी तालिबान के लोगों के साथ पहले भी इस तरीके की मुलाकातें हो चुकी हैं। कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना, एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलना, उसको ये मान लेना कि भाई आप उनको रिकग्नाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं या मान्यता दे रहे हैं या आप उनको कोई लेजिटिमेसी दे रहे हैं, मेरे ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर देशों के बीच में और किसी देश और किसी गुट के बीच में इस तरीके के संपर्क इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि आपको कुछ कुछ काम करवाने होते हैं एक दूसरे से, या आपको कुछ जरूरत होती है एक दूसरे से। तो तालिबान का तो ये है कि वो भारत को अपना रवैया दिखाना चाहते हैं कि भाई हम आपकी तरफ दुश्मनी का भाव नहीं रखते, हम आपसे दोस्ती चाहेंगे, लेकिन वही चीज वो बाकी देशों को भी दिखा रहे हैं। क्या वो अब इस पे खरा उतरेंगे या ये ऐसी दुनिया भर को टोपी पहनाने की कोशिश है
ताकि लोग इससे प्रभावित होकर उनको मान्यता दे दें, लेकिन तालिबान का रवैया वो ही रहे जो उनका आज से 25 साल पहले था। तो एक तो ये सवाल होगा। दूसरा, जहां तक भारत का सवाल है, हमारे कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं अभी भी, तो हम ये भी चाहते हैं कि वो निकले। प्लस हम ये चाहते हैं कि ये एक संपर्क जो बैठ रहा है, उससे ये भी पता लगे कि तालिबान आपको क्या बोल रहे हैं और वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, तो ये भी पता लगेगा। उससे ये अटकलें लगा लेना कि भारत उनको मान्यता देने की तरफ बढ़ रहा है, मेरे ख्याल ये तो बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर बात होगी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तीसरी चीज ये है कि भारत जो भी वहां पर नीति बनाएगा, मेरा मानना यह है भारत उसको ये देख करके बनाएगा कि एक, तालिबान दहशतगर्दी के ऊपर उनका क्या रवैया रहता है, दूसरा कुछ हद तक कि अपने लोगों के साथ क्या वो एक बर्बरता का सलूक करता है या वो एक बड़ा कंजर्वेटिव, एक बहुत जिसे आप कहें ऑर्थोडॉक्स टाइप का एक निजाम बनाता है, वो करता है, लेकिन बर्बरता वो जो पुरानी वाली थी वो नहीं होती। और वहां पर जो लोग हैं वो उनके राज्य में रहने में चाहे मजबूरी ही हो, लेकिन उससे वो एक लिहाज से कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं, तो ये भी एक पहलू रहेगा। और क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे अफगानिस्तान के लोगों के साथ रिश्ते हैं, तो फिर लोगों में जो भाव है उसको भी शायद मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल कुल मिलाकर के भारत की जो भी नीति बनेगी वो इस परिप्रेक्ष्य में बनेगी। लेकिन भारत को एक चीज नहीं करनी चाहिए मेरे मन में, सिर्फ ये सोच के कि भाई दुनिया भर वहां पर जाकर के उनके साथ रिश्ते बना रही है इसलिए हमको भी बनाने चाहिए। बेशक वो हमारे खिलाफ वो सारी साजिशें या सारी हरकत करते रहे, लेकिन उसके बावजूद हमको रिश्ते बनाने चाहिए, नहीं तो हम आइसोलेट हो जाएंगे। 1.3 बिलियन लोगों का देश, दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी, कभी आइसोलेट नहीं होती, पहली बात। दूसरी चीज ये, हमको ये सोच करके कि भाई क्योंकि अमेरिका या पश्चिमी देश उनसे रिश्ते नहीं बना रहे, उसके बावजूद हमको भी नहीं बनाने चाहिए क्योंकि वो नहीं बना रहे, वो भी गलत होगा। हमको ये देखना चाहिए कि अगर हम वहां पर रिश्ते बनाते हैं तो फिर हम अपने जो पारंपरिक रिश्ते हैं उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जो अफगान जनता है उसके हितों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और सबसे ज्यादा अपने जो हित हैं उनको कैसे बचा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल ये हमारा कॉन्टेक्स्ट रहना चाहिए इनके साथ रिश्ते बनाने या ना बनाने में। लेकिन अभी प्रीमेच्योर होगा ये बोलना कि हम आगे बढ़ के उनसे बनाएं। संपर्क साथ हमने एस्टैब्लिश किया है, लेकिन उससे ज्यादा अभी आगे ज्यादा बढ़ने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे विचार। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि अभी थोड़ा सा इवॉल्विंग सिचुएशन है, देखे समझे और अपने हितों को रखे, लेकिन एक वो स्थिति जरूर आएगी सरीन साहब जब आपको एक तय करना पड़ेगा, और ये एक बड़ा भारी ट्रिलियन बिटकॉइन का क्वेश्चन है कि तालिबान सुधर गया होगा या अपनी उस मूल प्रवृत्ति से वो बदल गया होगा। विवेक काटू जी, आप बहुत लंबे समय तक रहे हैं और अफगान की ज़मीनी हकीकत को बहुत करीब से आपने देखा समझा है। क्या भारत को जो ये नई सरकार बनने जा रही है या बनेगी उस पर भरोसा करना चाहिए और संबंध बनाने चाहिए? देखिए, भरोसा तो किसी पे नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे भरोसा नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जमीनी हकीकत पे चलते हैं और एक्शंस को देख के चलते हैं, किसी की जबान पे नहीं चलते। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पहले तो लोग, हमारे दोस्त कहते थे कि तालिबान से कोई कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, क्यों कांटेक्ट कर। अब जमीनी हकीकत, और अगर कांटेक्ट करें तो ओपन नहीं होना चाहिए। अब जमीनी परिस्थितियां बदल गई। आपने ठीक कहा, अफगानिस्तान उनकी गिरफ्त में, वो सरकार बनाई, तो अब यह है कि कांटेक्ट हो गया, वो होना भी था, होना चाहिए। अच्छा, डिप्लोमेसी में एक चीज होती है डिप्लोमेटिक रिकग्निशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर यूएन में तय होती है कि यूएन सीट किसके हाथ। 1990 के दशक में डिप्लोमेटिक रिकग्निशन तालिबान का खाली 3 देशों में, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। यूएन सीट जो थी वो इनके हाथ में नहीं थी, वो रब्बानी सरकार के हाथ, उनके हाथ में चलती जा रही।
क्या वो परिस्थिति आज भी होगी? ये इस वक्त तालिबान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और हकीकत, अभी जो यूएन में डिबेट हुआ जिसमें 13 देशों ने वो रेजोल्यूशन का साथ दिया और दो बहुत ही महत्वपूर्ण देश वो अलग रहे, एब्सटेन किया, वीटो दे, अगर नेगेटिव वोट देते तो वीटो हो जाता। रूस और चीन, उनके नुमाइंदों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में जो कहा उसको भी हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट देश हैं। तो आगे चल के बिल्कुल ये ठीक है कि तालिबान के एक्शन पे जाना चाहिए हमें, और हमें अपनी रेड लाइंस उनको बतानी चाहिए। और ये अच्छा मौका था कतर में, जहां पे हमारे राजदूत दीपक मित्तल साहब ने उनको बताया हमारी रेड लाइंस क्या है, और तालिबान जो हमारी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक तालिबान ने उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट। उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि हम अपने देश को किसी और देश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना देने की इजाजत देंगे। अब ये बात अगर बातों ही तक सीमित रही तो हमारा इसमें कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तालिबान हुकूमत बनी और ये कार्यान्वित उन्होंने किया, जमीन पे दिखाया, तो हमारे लिए, हमारे हितों के लिए अच्छा। तो आने वाले समय में डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की जब बात आएगी, लेजिटिमेसी की बात नहीं होती, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में रिकग्निशन होती है। जब सरकार बन जाती है तो रिकग्निशन आप रिकग्नाइज करिए या ना करिए। जब रिकग्निशन की बात आएगी तो भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, और उस वक्त तालिबान का जो रवैया है और देश क्या कर रहे हैं ये सब देख के डिप्लोमेटिक रिकग्निशन पर फैसले होते हैं। और मुझे यकीन है कि भारत सरकार उस पर फैसला लेगी। जो उन्होंने अभी कदम उठाया है वो सही कदम है, ये मेरा तो मानना है। ये सालों पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि जिस तरफ अफगानिस्तान जा रहा था वो तस्वीर किसी से छुपी नहीं थी, वो साफ था। हम किस पर निर्भर रहे? उस व्यक्ति पर जो वहां के राष्ट्रपति थे, जो कि जब संकट का समय आया तो वो वहां से भाग गए अपने लोगों को छोड़ के। तो ये सब चीजें भी हमें याद रखनी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आपका अनुभव वहां का ज्यादा है, कि जहां का राष्ट्रपति छोड़ के भाग गया और जिन लोगों के दिलों को जीतने की भारत ने कोशिश करने के लिए $3 बिलियन खर्च किए, वो लोग 20 मिनट भी नहीं रुके और भाग गए। तो जो पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाने की भारत ने कोशिश की, जो पढ़े लिखे लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, वो तो सब एक झटके में खत्म। नहीं, ये गलत। सर सवाल पूरा कर लूं मैं। तो वहां के चूंकि जो कबीलाई संस्कृति है, जो जिसको आप कहते हो लोकल लीडर्स हैं, उनके स्वभाव को देखते हुए क्या ये आप कह सकते हैं कि आज उनको एज्यूम करना या आज उसको प्रीएम्प्ट करना बड़ा मुश्किल है? देखिए, अफगानिस्तान बहुत ही कॉम्प्लेक्स देश, जो आप ट्राइबल स्ट्रक्चर कहते हैं उनकी सोसाइटी का, वो खास तौर से पश्तूनों में, और ये ना हजारा में है, ना ताजिकों में है, ना उज़्बेक में है, ना और कौमों में। हमारे वहां मुझे लगता है, माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूं, हम अफगानिस्तान को एक मोनोलिथ देखते हैं, वो नहीं है। तो तालिबान एक तरह के हैं। अब ये देखना है कि वो इंक्लूसिव सरकार जो कहते हैं, अगर इंक्लूसिव छोड़िए, क्या एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं या नहीं बनाते। क्योंकि अगर इन्होंने कोशिश करी कि पश्तूनों का पूरा बोलबाला रहे वहां पे, और ये कोशिश करी कि जो 1990 के दशक में इन्होंने राज्य कायम किया था, जो शरिया का वर्जन उन्होंने लागू किया था, वो पूरा देश कबूल कर लेगा या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कबूल कर लेगा, तो वो तो गलत है, वो तो नहीं होगा। तो इस वक्त मुझे लगता है एक चर्निंग चल रही, तालिबान में भी चर्निंग चल रही है कि भाई किस तरह आगे बढ़े, और हमें वो देखना है। जो अभी जो शुरुआत हुई है वो बिल्कुल सही हुई है, और इस शुरुआत को हमें आगे ले जाना है। एक आखिरी चीज कहूं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आपने कहा, मेरा मानना यह है
कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारा बड़ा अच्छा रहा है, आज से नहीं दशकों से रहा है, जब से स्वतंत्रता आई है। और हर कौम ने अफगानिस्तान के, चाहे वो ताजिक हो, उज़्बेक हो, हजारा हो या पश्तून हो, उन्होंने भारत से उनका एक लगाव रहा है, अपने हित और भारत के हित वो जुड़े हुए थे। आज के दिन जो हमारी वीजा पॉलिसी है उसमें तब्दीली लानी ही पड़ेगी। हाँ, अपनी सुरक्षा पूर्ण रूप से रखनी, लेकिन ऐसी वीजा पॉलिसी हम अगर बनाएंगे जिससे अधिकांश वो लोग जो भारत से जुड़े हुए थे उनको महसूस होने लगे कि उनका जब बुरा वक्त आया तो भारत ने उनको छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया, तो फिर हमारे हितों को बहुत सालों तक नुकसान पहुंचेगा। और जो उनके दिल में एक जज्बा होगा भारत के खिलाफ, जो अभी पॉजिटिव है, वो नेगेटिविटी में तब्दील होगा। ये मुझे साफ दिख रहा है। जी मेजर जनरल सिन्हा, जो बात जहां से काटजू जी ने छोड़ी है, तो यहाँ पर भी तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आते हैं। उन लोगों के लिए हम वीजा पॉलिसी में चेंज करें, उससे हमें क्या फायदा होगा? देखिए नीरज जी, काजू साहब के अपने विचार होंगे। डिप्लोमेट लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहे हैं, मगर जब आप सामरिक चीजों से देखिए, भारत का अफगानिस्तान के साथ क्या मसला है और क्या उनसे हम क्या अपेक्षा करते हैं। भारत ये अपेक्षा करता है कि अफगानिस्तान की धरती है, वो सिक्योरिटी कंसर्न है। हम पीपल टू पीपल बहुत सारा उनसे बातचीत करना चाहते हैं, सब चीज करना चाहते हैं। आज कंसर्न क्या है? एक कंसर्न है आप कि वहां के अफगानिस्तान की धरती से, आपके सरजमीन से वो खतरा ना आए जिसकी हमें आशंका है, और कभी कभी उसका वो हमें मिलता है, प्रूफ मिलता है। और इसमें बहुत पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, जिसमें कि केवल आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अभी चाइना भी इसमें आ गया है। तो ये कहना कि चाइना एब्सोल्युटली आपको नहीं करेगा यदि वो हावी होता है अफगानिस्तान में। देखिए, बात ऐसी है जो भारत ने अभी तक किया है। सरीन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, मैं उनसे टोटल सहमत मानता हूं कि हमारे अपने डिसीजन होने चाहिए, हम किसी के पिटलग्गू नहीं हो सकते। हमारी कंसर्न अमेरिका डिसाइड नहीं कर सकता या दूसरे देश नहीं डिसाइड कर सकते, और उसको डिसाइड करने के लिए आपको कोई ऐसे बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है कि डिप्लोमेसी कोई चाणक्य नीति आपको चलाना है वहां से। देखिए, आज के दिन में जिस तरह से चीजें हुई है, भारत ने ऐसा कहना कि हमने तालिबान के साथ बात ही नहीं किया, केवल आप 2018 से जब यह शुरू हुई है प्रक्रिया, जब तालिबान ने एक पॉलिटिकल रूप ले लिया दोहा में, और सीधा जाकर के हम भी लग जाते, जिस तरह से ईरान लग गया या रशिया लग गए, उनके अपने कारण थे। वो नहीं लग गए कि उनको बाद में तालिबान आ जाएगा, उन्होंने ऐसा नहीं अप्रिशिएट किया होगा। अगर उन्होंने अमेरिका के साथ उनकी अपनी ये थी और चाइना का, जिसके कारण उन्होंने किया। और हमने भी कहना कि हम नहीं गए, हम दोहा में भी बात करते, ईरान में भी मुझे याद है कि हमारे ये कहना कि हम ऑफिशियली पूरे दुनिया को बता के किया। हम रशिया में भी गए, हमने शेयर किया है, वो जहां पर भी हमें मौका मिला, हमने तालिबान को छोड़ा नहीं। दूसरी बात, जो आज के दिन में भारतवर्ष का आज के दिन हमारी वहां प्रेसिडेंसी है यूएन के अंदर में, हमने पुरजोर से उठाया, ये हमने उठाया है कि वहां की सरजमीन से सिक्योरिटी कंसर्न है, और कोई बात नहीं हम करें, वहां की धरती से कोई भी तरह का खतरा हमें नहीं होना चाहिए या दूसरे देश को ना हो। हमने ये बात, और इसमें चाइना या रशिया नहीं ज्वाइन किया, उसकी अपनी सोच है, अपनी चीजें। दूसरी चीज जो आपने दोहा में देखा, ये जो शेर मोहम्मद अब्बास के साथ में, हमें याद रखना चाहिए, शेर मोहम्मद अब्बास साहब जो हैं वो पॉलिटिकल हेड थे, पूरा देख रहे थे वहां पर दोहा में, और ये हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पढ़े हुए 2.5 साल में यहाँ के उन्होंने ट्रेनिंग ली है। ये अब्बास साहब 79 से, और मैं जानता हूं उनको क्योंकि मैं भी उस समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, हाँ इतनी आत्मीयता नहीं होगी, उन जगहों में थे जब हम साथ रहे हैं। दूसरे कोर्सेस में भी अफगानिस्तान के जो ऑफिसर्स आते हैं, वो अलग डिप्लोमेसी चलती है, मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से नहीं निभाया। वो मैसेज देते रहे हैं
तालिबान आज से नहीं, वो बहुत दिनों से ये कह रहा है कि उसके सरजमीन से वो इंश्योर करेगा कि कोई भी खतरा नहीं है, तो उसे वॉक टू टॉक करना पड़ेगा। यदि वॉक टू टॉक करना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमें हो जानी चाहिए, इतना उतावला हो जाना चाहिए कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर दें। हमने अपने चैनल्स खुले रखें और समय जैसे होगा देखा देखी करने की जरूरत नहीं है। और हमारे अपने उनके साथ संबंध हैं और हमने जो किया, हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं देना चाहते। हम कहते हैं कि हम डिप्लोमेसी से कर लेंगे। देखिए, या तो आप वहां पर नहीं, जनरल सिन्हा साहब, देखिए ये सारी बातें तो अब पब्लिक डोमेन में है, वो हमारा डायरेक्ट नेबर नहीं है, बीच में एक और देश उसमें पड़ता है। तो जिन देशों की सीमाएं उससे लगी हुई हैं उनका तो इन्वॉल्वमेंट था, वहां तक बात बिल्कुल सही आती है। हमारा जो कंसर्न है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेकर के है, उसमें कोई तब्दीली आएगी क्या? तालिबान का इतिहास देखिए, जो एक टेरर संगठन है, 6 और संगठन वहां रहते हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान जो उन टेरर संगठनों को संरक्षण देता है वो उसके साथ खड़ा हुआ है, और चीन जो जिसके साथ हमारी हालिया अभी इतनी अदावत हुई है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। तो अब इसमें डिप्लोमेसी देखेंगे, कल क्या होगा उस पर हम फैसला करेंगे, ये तो बहुत पहले सोचना चाहिए ना। हमें लगता है कि मैं तो विद्यार्थी हूं आप लोगों के सामने, कि जो बड़े रिलेशंस होते हैं फॉरेन के, तो 10-10, 20-20 साल के आगे की विजिबिलिटी देख के बनाए जाते हैं। तो इसमें भी इंतजार की क्या, हमारी तो एक सोच होनी चाहिए। जरा जेटली जी से पूछ लो। जेटली जी, सबसे बड़ी चिंता और सोच क्या है सरकार की इस समय? पीपल टू पीपल कांटेक्ट बना के रखना है या अपना कोई और कंसर्न लेके हम बात खड़े हुए हैं? देखिए वाजपेयी जी, दोनों ही बातें हैं। पहली बात यह है कि सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत में लेके आना, अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदू और सिख हैं उनको सुरक्षित पैसेज मिले अफगानिस्तान की तरफ से, ये हमारी चर्चा का विषय जरूर रहा है। और बाकी जो आपने कहा पीपल टू पीपल कांटेक्ट, अफगानिस्तानी तो भारत के दोस्त रहे हैं। अफगानिस्तानी लोग अगर किसी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो भारत को पसंद करते हैं। ये सत्ता किसकी है किसकी नहीं है वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अफगानिस्तानी लोगों ने वक्त वक्त पे दर्शाया कि उनका भारत के साथ कितना करीबी रिश्ता है। एक फोर्स के जरिए अगर कोई देश भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी मुहिम छेड़ना चाहता है तो उसका जवाब भी अभी देखना है आगे, लेकिन उसका जवाब भी अभी तक तो तालिबान के प्रवक्ताओं ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी धरती का इस्तेमाल किसी भी तरीके से किसी देश के खिलाफ नहीं होगा। तो फिर भी हम ये देख रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत लंबा जल्दी होगा इस बात को रखना कि किस तरीके से वो उसको रिएक्ट करते हैं, क्योंकि भारत ने अभी तक जो स्टेटमेंट आई है उसमें एक बात तो साफ हुई है कि 2 चेहरे देखने को मिल रहे हैं तालिबान के। एक चेहरा जो उनकी लीडरशिप का है, जो बहुत पोलाइट चल रहा है, बहुत प्रो वर्ड चल रहा है, लेकिन दूसरा एक चेहरा है जो उनके लड़ाकों का, जो उससे थोड़ा विपरीत चल रहा है। तो अभी मुझे लगता है कन्फ्यूज़न का दौर है, लेकिन अभी कुछ देश ऐसे हैं जो देश की तरह नहीं लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिनको जेटली जी, मित्तल साहब ने क्या बात की वहां पे, उसका लंबो आप बताइए, क्या था वो, उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी वहां जो बात करके आए हैं? देखिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मैंने आपको जैसा भी बताया कि हमारे 2-3 कंसर्न थे। एक कंसर्न ये था कि पाकिस्तान के नागरिक सुरक्षित रहने चाहिए, भारत के नागरिकों को भारत में अगर कोई वहाँ पर रह गए हैं तो वो भारत के अंदर किस तरीके से उनको सेफ पैसेज दिया जाए। हिंदू और सिख जो अफगानिस्तान में हैं उन्हें भारत तक लाने में जो सहयोग है हमें उस तालिबान का चाहिए था, ये चर्चा का विषय रहा है। अभी कोई भी सरकार को समर्थन देना ना समर्थन देना ये कोई विषय नहीं था हमारा। ये हमारे विषय सभी हमारे अपनी जनता से जुड़े हुए थे, लेकिन एक विषय हमारा जरूर था कि तालिबान के अंदर महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, तालिबान में महिलाओं को जो अधिकार पहले थे वो अधिकार होने चाहिए। और हम तो ये भी आग्रह करेंगे सभी दुनिया के देशों से कि जो आतंकवाद, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट यहाँ बैठती हैं हमारे चैनल्स के ऊपर, बड़ी सहमी और डरी हुई हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करेगा तो कायम रही। सुनिए ना सर, वहाँ की महिलाओं की चिंता बहुत अच्छी बात है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वहाँ के अच्छा देश चले ये भी बहुत अच्छी बात है। ये सब सर्वे सुखंत भावना वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है, इसको मानते भी हैं। लेकिन हमारा कंसर्न ये नहीं है ना इतना बड़ा। मैं तो आप लोगों के मुँह से वही सुनना चाहता हूँ कि जो मेरा प्राइमरी कंसर्न है, जिसके लिए हम इतनी डिबेट कर रहे हैं, वरना एक नेक्स्ट नेबर के लिए हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं,
उसको ज़्यादा प्रमुखता से रखने के बजाय हम वहाँ के लोग ठीक से रहें, वहाँ हमारे डैम में पानी चलता रहे, ये हमको लगता है थोड़ा ज़्यादा लिबरल बनने की कोशिश कर रहे हैं। गौरी जी, आपने किताब भी लिखी है। मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी हाँ, मैं जेटली माफी जी चाहूंगा, आपकी डिबेट मेरे पास कुछ टेक्निकल दिक्कत। सर मैं ठीक करा के आता हूँ, मैं ठीक कराता हूँ, उसको रिकनेक्ट कराता हूँ आपको। गौरी जी आप जवाब दीजिए। समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाँ, मैं दोबारा आऊंगा सर, उसको रिकनेक्ट कराता हूँ आपको, तो आप बेहतर सुन पाएंगे। गौरी जी, जी इस पूरे इलाके में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा साफ साफ, आतंकवादी संगठन है, एक टेररिस्ट अटैक है। इंडियन का स्टेटेड व्यू है ये कि हम किसी टेररिस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो जब हम बात करने जाते हो तो हम सीधे सीधे ये बात करें कि आपको ये टर्म्स पे हमारे साथ रिलेशनशिप रखने हैं। सरकार तो बनी गई, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, रादर हम दूसरी बातें करने लगते हैं। जी नीरज जी, 3-4 मैं पॉइंट्स रखना चाहूंगी यहाँ पे, और मैं सहमत हूँ मेरे से पहले जिन पैनलिस्ट ने बोला, तो रिपीट नहीं करूंगी जो उन्होंने तथ्य उठाए। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये कि पिछले 40 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह इस्लामाबाद ने काबुल को कम से कम पिछले 20 साल से तो पूरी तरह से किस तरह से इस्लामाबाद जो है वो काबुल को चला रहा था, डिक्टेट कर रहा था, और उसके क्या एम्बिशंस थे और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो सारे निकल के आ रहे थे। अब यहां से इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जब काबुल डिक्टेट करेगा इस्लामाबाद कैसे चलेगा, और उसके जो रेमिफिकेशंस होंगे, जो सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस होंगे, वो भारत के लिए सिग्निफिकेंट होंगे, और हमें उसके लिए, उस चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और उस चुनौती को पूरी तरह से समझना चाहिए। काबुल डिक्टेट करेगा इस्लामाबाद को, और उससे हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस की और जो चुनौती होगी वो हमें पूरी तरह से उसका अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि तालिबान का इस वक्त हनीमून पीरियड चल रहा है। वो दुनिया के सारे देशों से बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हम बदल गए हैं, हम 20 साल पुराने तालिबान नहीं हैं। पर आप देखिए पिछले 2 हफ्ते में किस तरह से चेंज हो गया है पूरा का पूरा देश, और आगे क्या होगा 4 महीने 6 महीने बाद हम सबको पता चल जाएगा। भेड़िया कभी भेड़ नहीं बन सकता है, ये एक बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये जो इस वक्त मुखौटा पहना है तालिबान ने वो हटेगा नहीं, या ये उनका कैरेक्टर बिल्कुल बदल गया है, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा, मेरा जो पॉइंट नंबर 1 था, सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजेस, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां तक पूरे चीन के इन्वॉल्वमेंट की बात है, हमें ये समझना चाहिए कि हम अब उस दिशा में जा रहे हैं जहां पे हम सिर्फ परोकियल और इंसुलर नहीं सोच सकते कि ये हमारी बाउंड्री है और हमें इसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर काम करना है, और इससे बाहर हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बूट्स ऑन ग्राउंड हमने नहीं रखे, वो हम वी कांट गो बैक इन टाइम, हम आगे की सोचते हैं। क्योंकि हमने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखे तो इसकी वजह से हमारे काफी और रेमिफिकेशंस भी हुए। इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, उस विषय पर नहीं जा रही हूँ, बट लेकिन हमें इस बात को, इस चुनौती को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा नेबर चाइना हमारी तरह से इंसुलर एम्बिशंस नहीं रखता है, वो पैन ग्लोबल एम्बिशंस रखता है, और उसका नजारा आपको वेस्ट एशिया में, अफगानिस्तान में, ये पूरे रीजन में देखने को मिलेगा। तो हम ये नहीं बैठ के सोच सकते कि भाई हमारी तो ज्योग्राफी नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं करेंगे, जब तक हमारे माइनॉरिटीज जो हैं वो हिंदूज और सिख्स वापस आ जाएं उसके बाद हम देखेंगे हमें आगे क्या करनी है। इतनी परोकियल सोच हम नहीं रख सकते, स्पेशली जब चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इनका एक नेक्सस बन रहा है, और इस नेक्सस का बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया पे आएगा। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल कब आएगा वो समय बताएगा, और वो शायद बाकी विशेषज्ञ और बता सकते हैं इस बात में। आखिरी बात मैं ये बोलूंगी नीरज जी, बहुत नैरेटिव दुनिया में फैली है कि इंडिया के $3 बिलियन पानी में बह गए, भाई कितना बड़ा नुकसान हो गया। आप ये देखिए, इंडिया जब इन्वेस्ट करने गया अफगानिस्तान में, उसने चीनियों की तरह ये नहीं बोला कि हम आपसे एयरपोर्ट ले लेंगे, आपकी माइंस ले लेंगे, आपका ये ले लेंगे, आपका वो ले लेंगे। कुछ गुडविल, कुछ गुड फेथ और कुछ सॉफ्ट पावर, इन सब के लिए निवेश किया गया, और क्या वो पूरा का पूरा बह गया? मुझे नहीं लगता है, बट ये नैरेटिव जो चल रहा है दुनिया में, इसको भी काउंटर करना बहुत आवश्यक है। जी जेटली जी, आपको साफ आवाज आ रही होगी। छोटा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा। क्या जो हमारी बातचीत हुई है एक दौर की, अभी छोटी सी हुई होगी, उसमें इस बात पे दो टूक विज़ फेस टू फेस चर्चा हुई है कि वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है, जो स्वयं एक आतंकवादी संगठन है, वहाँ सरकार बना रहा है, वो किसी भी प्रकार से भारत में इंटरफेयर नहीं करेगा। बाकी बातें मत बताइएगा।
आप जहां तक मैं समझ पाया हूँ, आपने कहा कि हम ये इंश्योर करवाएं कि कोई भी आतंकवादी संगठन भारत में इंटरफेयर नहीं कर पाए। हाँ क्या मेरी क्वेश्चन? जी। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही जब हमारा एमए लेवल पर डिस्कशन होती है, एमए लेवल पर जब डिस्कशन हुई है, उस डिस्कशन में ये बात सबसे प्रमुखता से रखी गई है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई या भारत के खिलाफ किसी भी तरीके की नकारात्मक गतिविधि आपके देश से ना हो, या आपको निश्चित करेंगे। इससे पहले भी जो तालिबान ने थोड़ी देर पहले भी आपको रिपोर्ट किया था, इससे पहले भी जो तालिबान के प्रवक्ता का स्टेटमेंट आई है, उसमें ये कहा गया है कि भारत के खिलाफ या किसी भी देश के खिलाफ, उन्होंने तो कोर्ट किसी भी देश को किया है कि किसी भी देश के खिलाफ हमारी धरती से कोई इलीगल गतिविधियां नहीं होंगी। हमारे देश से कहीं पर भी कोई आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं होगा, या किसी को आतंकवाद की फैक्ट्री करने का यहाँ अधिकार नहीं है। ये स्टेटमेंट अभी तक तालिबान की तरफ से आई है। मैं फिर से आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वो स्टेटमेंट क्या देते हैं, वो जमीन पर क्या कर रहे हैं। हमारा विदेश मंत्रालय डिप्लोमेटिक स्तर पर उनके साथ चर्चा कर रहा, पूरी दुनिया उनको कैसे देखती है। इनफैक्ट यूएनएससी ने उनको जो तालिबान को अपनी आतंकवाद की लिस्ट से बाहर कर दिया है, उनका आईएसआई के साथ किस तरीके का रिएक्शन रहता है, क्या वो आपस में उनकी ज्यादा चुनौतियां पैदा होती हैं विद इन दी तालिबान, क्योंकि आईएसआई के जो रवैया अपना रहा है वो एंटी तालिबानी अपना रहा है। फिर आपने देखा कि जो भी वहां पर गतिविधियां हो रही है, क्या वो उसमें एंगेज हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि अभी हम इस स्टेज पे बोले कि तालिबान जो स्टेटमेंट दे रहा है उस पर कायम रहेगा। हम अगर ये बोलें कि भारत के खिलाफ कोई एक्शन या आतंकवादी गतिविधि तालिबान की तरफ से नहीं होगी, तो ये भी बहुत जल्दी होगा। लेकिन हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, अगर तालिबान को मान्यता दी जाती है दुनिया के देशों द्वारा, तो तालिबान की धरती से भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ किसी भी तरीके का आतंकवादी गतिविधियों के अंदर तालिबान एंगेज न रहे, ये हमारी भारतीय सरकार जो है सुनिश्चित कर रही है, हमारी एमए सुनिश्चित कर रही है। तो मैं केवल इतनी बात बोलना चाहता हूँ, अगर तालिबान ने अपने रवैये में बदलाव किया है जैसा वो क्लेम कर रहे हैं, और उनके लड़ाके भी अपने रवैये में बदलाव करते हुए अपनी लीडरशिप की बात मानते हैं, तो उसके बाद ये वक्त की नजाकत है कि हम किस तरीके से आगे रिएक्ट करेंगे। अगर सभी देश उसको मान्यता देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर से भारत का रोल कैसा होगा, ये हमारी विदेश मंत्रालय निर्धारित करेगा। तो हमारा विदेश मंत्रालय बहुत सक्षम है इस मामले में। जी ठीक है राजीव जी, देखिए अब किसी देश में किस तरह की सरकार बनती है, इस पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं है, वो बिल्कुल आपकी सही बात है और उसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमको अपनी सुरक्षा इंश्योर करनी चाहिए। सिर्फ एक ये कंसर्न होना चाहिए, वहाँ जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसको मैं नहीं मानता हूँ कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ हमने की थी। सुशांत सरीन जी और विवेक जी, मेरा सवाल ये थोड़ा सा विस्तार करते हैं कि यूएस जिस तरीके से वहाँ से निकला, बहुत सारे लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो यूएस ने भी कहा कि वो हक्कानी नेटवर्क और तालिबान अलग अलग हैं, जबकि हक्कानी नेटवर्क का व्यक्ति उसके साथ सरगना है वहाँ पे, वो उसमें हो सकता है वित्त मंत्री भी बन जाए। तो जब इतना गड़बड़ मड़बड़ सब दिख रहा है आपको अगल बगल में, तो जरा इसमें यूएस की जो भूमिका है वो एकदम पल्ला झाड़ के खड़े हो गए हैं। तो उनकी साख को क्या किया जाए, क्योंकि ये माना जाता था कि जहाँ जहाँ वो बोस्निया में, कोसोवो में, इराक में या कोरिया में गए, उसके बाद ये जो स्थिति इन्होंने पैदा की यहाँ पे, तो कैसे ट्रस्ट करें जो बार बार आप लोग भी कह रहे हैं कि फॉलो नहीं करना चाहिए उनको। ये आपने प्रश्न किससे पूछा? आपसे सर, ये सरीन जी से पहले फिर आपके पास आता हूँ सर। सरीन जी, यार देखो, महाशक्ति जो है ना वो सब कुछ करती है जो महाशक्ति करती है। वो बहुत अहमकाना चीजें करके भी महाशक्ति रहती है। छोटी जो ताकतें होती हैं वो जब अहमकाना स्टेप्स उठाती हैं तो तितर बितर भी हो सकती है। तो मतलब अमेरिका को अभी तो लोग बिल्कुल राइट ऑफ भी करने लग गए हैं। मेरे ख्याल वो बहुत मैच्योर सी बात है अमेरिका को राइट ऑफ करना। दूसरी चीज ये कि देखिए, आप कहीं ना कहीं पे तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपने हित, पहले तो यार हमारे को यार नीरज ये बताएं हमारे एक्चुअली हित हैं क्या। अभी काटजू साहब बताएंगे हमारे को हमारे क्या हित हैं, और खासतौर पर अगर अभी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो क्या हित है हमारे अफगानिस्तान। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा आर्थिक हित है वहां पर। सामरिक हित जरूर है, लेकिन सामरिक हित भी उसमें भूगोलिक परिस्थितियां भी हैं जिसको आप नकार नहीं सकते।
तो ये मैं जिसे आप कह रहे हैं कि थियोरेटिकल लेवल पर जो अभी बात हुई कि हमारे सिर्फ अपने दायरे में नहीं सोच करके देखना चाहिए, उस बाहर निकल के भी सोचना चाहिए, बिल्कुल 100% इन एग्रीमेंट। लेकिन फिर आपकी भौगोलिक लिमिटेशंस आ जाती हैं। आप कैसे, कुछ करना भी चाहे आप कैसे करेंगे? कोई बताए तो सही ना। आपको रसाई आप कैसे करेंगे किसी भी चीज? आपकी कितनी औकात है कि आप वो रसाई कर सकते हैं? जब 90 के दशक में आप कर रहे थे तो जो लोग कर रहे थे और आपके साथ वो लोग बैठे भी हुए हैं, उनसे कितनी दुश्वारियां थी वो करने में, और कैसे तमाम जो देश आपके साथ मिलके काम कर रहे थे कैसे उसमें अड़ंगे भी लगाते थे, और कैसे वो अपने हित को सर्वोपरि, और उसमें कोई गलती बात नहीं थी, लेकिन वो अपने हित को सबसे, तो ये सारी अगर आप महाशक्ति हो तब भी जो टिरनी ऑफ ज्योग्राफी है या जो भूगोल का जबर है वो भी आता, तो वही अमेरिका जो दनदनाता हुआ घूमता है सारी दुनिया में, उसने भी ये रियलाइज किया कि वो अगर अफगानिस्तान में ऑपरेट करना चाहता है तो ईरान से तो उसकी दुश्मनी है, सेंट्रल एशिया से वो आ नहीं पा रहा, या वो बहुत महंगा पड़ता था, इट वाज नॉट फीजिबल, तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता पाकिस्तान का था। इसलिए पाकिस्तान उनको छुरा भी घोंप रहा था पीछे, और पाकिस्तान के साथ वो बात भी कर रहे थे। तो ये भी फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स स्थिति है, लेकिन मेरे ख्याल जरूरी ये है, हमको ये सोच करके आगे बढ़ना चाहिए कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग जब तक और हमारे लिए अनिवार्य है कि तालिबान जैसा मर्जी किस्म की तंजीम हो, जो मर्जी बर्बरता करें, जो मर्जी दहशतगर्दी करें, क्योंकि वो पाकिस्तानियों के साथ डील करते हैं, हमारे को वहां पर होना चाहिए। जी देखिए एक लाइन ऑफ कांटेक्ट रखना, वो तो आप दहशतगर्द ग्रुपों के साथ रखते हो यार, हुर्रियत वालों के साथ नहीं बात कर रहे थे, वो कौन से बड़े देश हित की बातें कर रहे थे, वो कौन सी कोई राष्ट्रीय हित की और भारत के हितों की बातें कर रहे थे। आपने तमाम लोगों के साथ आप बात करते हैं, आप एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोल करके रखते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप डिप्लोमेटिकली उनको रिकग्नाइज करते हैं। और मैं अक्सर ये बात करता हूं और कई बारी कर चुका हूं कि जर्नलिस्टों को, जासूसों को और डिप्लोमेट्स को कभी भी किसी से मिलने से इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सही सर, हम लोग मिलते रहते हैं सर। मुलाकात हुई, आपने बात की वहां पर, आई एम श्योर जो कुछ पर्दे के सामने आया, पर्दे के पीछे उससे कई ज्यादा बातें हुई होंगी जी, और विवेक काटजू जी बोली गई होंगी और सुनी गई होंगी। फ्रंट पे आके अपने हितों की रक्षा करना, जिसका जवाब आप भी देना चाह रहे थे भी, और बहुत सारी बातें जो सरीन जी ने कही। अब मुझे जरा कुछ मिनट दीजिएगा। सुशांत जी ने बहुत बातें उठाई हैं, कुछ मुझे भी कहना है। देखिए पहली चीज तो कांटेक्ट की बात, कांटेक्ट तो होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं राजनय की दुनिया में रहा हूं, कांटेक्ट विभिन्न किस्म के, विभिन्न प्रकार के। एक होते हैं जासूसी लेवल पर, वो ठीक, एक होते हैं ओपन कॉन्टेक्ट, जैसे अब हमने किया है, जहां पे हमारे राजदूत मिले तानकजाई से, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने उस पर एक बयान दिया। उसकी एक अलग अहमियत होती है, वो सिग्नल दुनिया को जाता है कि इंडिया अब इंगेज कर रहा है, ओपनली इंगेज कर रहा है, और उसको हिचक नहीं है एंगेजमेंट। इसके माने मान्यता नहीं होती, क्योंकि मान्यता मैंने आपको बताई हुकूमतों की होती है, वो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन, वो स्टेट्स के बीच में होता है, तो वो तो अलग चीज, औरों का नजरिया और हो सकता है, लेकिन पूर्व राजनयिक की हैसियत से मेरा ये नजरिया। दूसरा, हितों की बात, अफगानिस्तान, उसमें मैं कहूंगा सामरिक हित तो है, हम नहीं चाहते हैं, वो कभी से हम नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान की भूमि पर या तो वो संगठन जो कि भारत के खिलाफ है, उनको प्रशिक्षण, अपने जो उनके जो टेररिस्ट हैं उनको प्रशिक्षण का मौका मिले, एक तो ये हुआ। दूसरा, हम ये नहीं चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं, वहां की जो लोग हैं जो कि हथियारबंद हैं, वो हमारी भूमि में आए, पाकिस्तान उनका प्रयोग करे। तो ये दो चीजें तो हो गई, इस पर बातचीत करनी है। अभी तक तालिबान कह रहे हैं
करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। लेकिन तालिबान ने शुरुआत तो करी है ये कह के कि आज ही उनका मैं एक इंडियन एक चैनल पर बात इंटरव्यू चल रही थी जो मैंने सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में, उनके कोई एक नेता थे, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, हम किसी और देश का, हम अपने भूमि पे नहीं चाहते कोई हमारे वहां करे, और हम किसी भूमि पे नहीं चाहते। अब वो क्या ये करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत उन्होंने ये कही और हिचके नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पाकिस्तान में बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा। अब रहा, ये तो सामरिक बात रही, दूसरी आर्थिक में दो मैं चीज कहना चाहता हूं। ये माना जाता है कि हिंदू कुश बहुत मिनरल्स हैं, जैसे आयरन ओर जिसमें हम इंटरेस्ट ले रहे थे, कॉपर है, हाइड्रोकार्बन है, लिथियम, और तरह तरह के हैं, और अनुमान अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो वैल्यू इनकी है वो कुल मिला के 1 ट्रिलियन डॉलर्स की तक हो सकती, कुछ कहते हैं 3 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती। तो हमें भी, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हम भी चाहते हैं कि इससे हमें भी कुछ जोड़ हो, इनसे संबंध। इसीलिए हमने सोचा था कि आयरन और माइंस में, हाजीगाक में हम इन्वेस्ट करेंगे, वो नहीं हो पाया, चीन भी नहीं कर पाया आयनाक में कॉपर माइन, वो बात शुरू आगे नहीं बढ़ी। लेकिन एक चीज साफ, चीन चाहता है कि भारत का पश्चिम पड़ोस के जितने मुल्क हैं वो उनके साथ इंटीग्रेट। मैं कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तान तो उनका एक दास देश हो गया उनके हाथ में। ईरान में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे, मध्य एशिया के जो देश हैं उनको उन्होंने आर्थिक जाल में काफी हद तक फंसाया। एक वाहिद देश बचा था जो अफगानिस्तान, जो कि बैलेंस रख रहा। अब हम क्या चाहते कि ये पूरा क्षेत्र हम चीन के हवाले कर दें? भारत सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स करे, इस कॉन्ट्रैक्ट्स की अहमियत समझिए आप। ये पहला कदम, हम नहीं, ये ना सामरिक दृष्टि से ना आर्थिक दृष्टि से हम ये इजाजत दे सकते हैं कि हमारे पश्चिम पड़ोस में चीन और पाकिस्तान आराम से खेल खेलें और हम दूर बैठे, हम स्पेक्टेटर हैं। ये हो सकता है? और अगर ये नहीं है तो फिर तो हमें अपने मापदंड कायम रखते हुए जो भी हुकूमत बनेगी काबुल में, उससे डील करना पड़ेगा, और वो भी चाहेगी अपना ऑप्शन ओपन रखना। ये देखा गया है। मुझे डर था कि ये जो इंटररेगनम होगा, क्योंकि हमारे इनसे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, इसमें चीन कितनी तीव्रता से बढ़ता है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने जो कॉन्टैक्ट किया है, ये इशारा किया है अफगानिस्तान की आवाम को, तालिबान को, पाकिस्तान को, चीन को, सबको, कि अब खेल में हम भी शामिल हैं। जी, और विवेक जी, ये पॉइंट को आगे ले जाएंगे, मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है। यहां तक आपकी बात बिल्कुल सही जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत सारे वहां पे इंटरेस्ट है, बहुत सारी थ्योरीज हैं कि $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लिथियम है, चाइना शायद इसीलिए इतना पैट्रोनाइज कर रहा है कि उसको वो जरूरत है इस समय, सारी थ्योरीज ही हैं। मैं इस सवाल के साथ एक ब्रेक ले रहा हूं कि जब किसी देश में या किसी मान लीजिए कोई डाकुओं का समुदाय है, उसके खानसामा से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, उससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। आपकी बात से इस लिहाज से मैं सहमत हूं कि आपको वहां पे उस तंजीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसके हाथ में मैन्यूवरिंग पावर है नियमों को बदलने की। अदरवाइज आप देखिए, ईरान से हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन जब ऑयल का इंपोर्ट नहीं करने दिया गया हमें लगा के रेस्ट्रिक्शंस, तो हम नहीं कर पाए। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाने पे हम इतना जोर देते हैं, उससे रादर कि हमको वहाँ के पॉलिटिक्स पे उतना जोर देना चाहिए जो आप कहना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि अपने हितों को अब कैसे रीडिफाइन करें। गौरी जी, आपके पास आता हूँ ब्रेक के बाद, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे सर। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम बातचीत कर रहे हैं अफगानिस्तान की बदली हुई तस्वीर पर और अपने भारत के हितों को देखते हुए। गौरी, आप ब्रेक से पहले
इशारा कर रही थी जवाब देने के लिए, तो कई सवाल हैं, बताइए क्या। जी जी नीरज जी, मैं काजू जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें इस बात को पूरी तरह से मानना पड़ेगा कि चीन की अभिलाषा बहुत बड़ी है, और जस्ट लाइक वी कांट चूज आवर पेरेंट्स, वी कांट चूज आवर नेबर्स आइदर। तो हमारे साथ हमारा नेबर, हमारा बड़ा हिमालयन नेबर अगर इस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस रखता है, तो हम खाली हाथ पे हाथ रख के ये नहीं सोच सकते कि हमारे कुछ हिंदू और सिख भाई वापस आ जाएं, हम कुछ अफगान एमपीज को रेफ्यूजी स्टेटस दे दें, कुछ जो अफगानिस्तान स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भी हम किसी भी तरह से एक असाइलम दे दें, और फिर देखें किस तरफ हवा और रुख चल रहा है, उस हिसाब से सोचें। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, एक बहुत छोटी सी कंट्री है लिथुएनिया। 2019 में उसने भी सोच लिया कि मुझे चीन के खिलाफ कुछ करना है, कुछ सोचना है, और उसके खिलाफ आगे बढ़ गया। लिथुएनिया का क्या जीडीपी है मुझे नहीं पता, बट आई विल बी वेरी एब्सोल्युटली शॉक्ड अगर वो 80-90 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगा। तो 14 ट्रिलियन डॉलर, ये नहीं सोच सकते हर समय कि उसकी क्या औकात है और हमारी क्या औकात है। दिस माइंडसेट कैन नॉट प्लेग आवर इंटायर जियो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। हमने 2011-12 में भी ऐसे मौके गंवाए जब चाइना ने निवेश करना शुरू किया था बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में। 2018 तक आते आते पूरा उसने आपका इंडियन ओशन रीजन पर एक बहुत बड़ी पकड़ बना ली। अब उसकी एम्बिशन वेस्ट एशिया की तरफ निकल पड़ी है 2016-17 से ईरान के थ्रू, और अब वो उसको फुलफिल कर रहा है वाया अफगानिस्तान। अब हमारे ऊपर है ये कि हम अपनी बेसिक लिमिटेशंस पर ही आके रुक जाएंगे या कुछ आगे करने की सोचेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। ये एक आसान सवाल नहीं है, बहुत गंभीर सवाल है जिसके बहुत इम्प्लीकेशंस है, बट मुझे लगता है अभी नहीं तो कब। जनरल साहब, मूल सवाल पे लौटते एक बार फिर से कि असली सेल तो ये है कि हमको उस सोच से भी लड़ना है जिस सोच को तालिबान कहते हैं, और उसके साथ तमाम और उस तरीके के जिहादी तत्व जुड़े हुए हैं। तो हमारी क्या तैयारी, आपका सजेशन है कि हमें रखनी चाहिए स्ट्रेटजी के तौर पे? देखिए, ये बात एकदम साफ है कि हम तालिबान से बात तो जरूर करेंगे। हम कंडीशनल है, सारा चीज कंडीशंस पे होना चाहिए और सख्त कंडीशंस पे होना चाहिए। अभी पाकिस्तान से जब परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, तब भी हम बात कर, और आज हम बात नहीं करते हैं कि टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर। डिप्लोमेसी हमने हटाई नहीं, इसलिए क्योंकि वहां से हम भागने की जरूरत, कत्लोगारत नहीं हो रही है। आज ईरान जब अफगानिस्तान से सारे के सारे आपके एम्बेसी खाली, एक दो देश हैं तो आप सब जानते हैं, सब निकल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। उस समय ये कहना कि हम शायद वहां बैठे होते, हम उनसे बातचीत करते और हम बहुत बड़ा एक रिस्क लेते। देखिए, बात सिंपल सी है, और इसमें कोई, आप ये ना चाइना को हम बातें कर रहे हैं कि चाइना को उसके BRI के प्रोजेक्ट नहीं जाने देंगे, हम उसको ना उसके एनियक के माइन कॉपर फील्ड हैं और $1 ट्रिलियन, जो कि आज तक देखा, आपको पता होना चाहिए एनिक माइन का कॉन्ट्रैक्ट चाइना ने 2001 में जीता था $3 बिलियन डॉलर के ऊपर में। 21 साल हो गए, 1 ग्राम कॉपर नहीं निकला है, ना तो उसने कोई वहां बहुत बड़ा रोड। तो ये जो चीजें हैं हमारे बगल से, आपकी, यदि हम कहते हैं POK हमारा है, गिलगिट बल्तिस्तान आपकी जमीन से, ये चाइना रोड लेकर CPEC निकल, कोई बात नहीं हो, वहां कहां चली जाती है हमारी डिप्लोमेसी, वहां कहां सामरिक चीजें खत्म हो जाती हैं। हम बात करते हैं एब्सोल्युटली इन, देखिए डिप्लोमेसी में 2 चीज हैं, या तो आपके पास मसल पावर, इकोनॉमिक पावर। आप, एक बहन कह रही थी गीता जी कि बांग्लादेश में घुस गया, श्रीलंका में घुस गया, नेपाल में घुस गया, और हमें, आप ठीक नंबर पे आपकी इकोनॉमी है, उसके अनुसार आप कर रहे हैं। आप आज वो 16-17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका को पकड़ने के लिए लगा हुआ है, हम तो साथ चले थे या वो हमारे से पीछे थे। तो देखिए, आप सच्चाइयों से यदि आप भागेगा तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, जिस तरह से हम करते रहे। हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर में, मगर हमारी क्या चीज थी कि हम वहां पर निवेश करेंगे, जनता का हार्ट जीतेंगे। हार्ट तो जीतेंगे, वही आपने सही फरमाया कि वो हार्ट जीतने गए थे, वो भाग लिए वहां से। किसकी हार्ट जीतेंगे? आप हार्ट जीतिएगा वो 60,000 तालिबानियों का,
और उनको रिकॉग्निशन, जरूर रिकॉग्निशन देंगे जो हमारे हित में होगा। मगर हमारी हित क्या है? दो हित है, और वो है आपका एक जो सब जानते हैं, उसको बार बार मैं दोहरा करके नहीं। आप ये बताइए, चाइना मुल्ला ओमर को मसूद अजहर को वो आपको यूएन में वीटो लगा करके उसको टेररिस्ट नहीं घोषित करने देता है, तो क्या हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं कि चाइना आपके साथ अल बदर के साथ वो बैठक करके आपके यहां पर करना चाहता है, आपके कश्मीर में हम आंख मूंद देना चाहते हैं। आज 25 भारतीय वहां पर जो उनके नंगरहार प्रांत में पाए गए हैं, जो कि आईसिस के खुरासान के वो जेल से निकाले हुए हैं, उस जेल में थे जिस जेल के उन्होंने ताला तोड़ करके निकाला है, वो है उसके ऊपर में एनआईए बहुत चिंतित है। तो ये चीजें, और जी जनरल साहब, मूल तो सवाल यही है सर। लास्ट सेकंड बोलता हूं, लास्ट सेकंड जी, आपने क्या चाबी घुमाई है? चाबी हमारे पास क्या है कि हम डिप्लोमेसी में आपको हम ये नहीं करेंगे यदि आप हमारे ये काम नहीं करेंगे। यही हमारे पास बच गया है, यही ना बचा है। हमारे पास पावर क्या है अफगानिस्तान के पास कि हमने वहां निवेश किया है, वो हमारी पावर है। हमारी पावर ये है, वो जो चाहते हैं कि हम उनको रिकॉग्नाइज करें, जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे। अरे हमारे हितों का काम करेंगे तो किसने कहा है हमने हमारी फिर से खुलेगी, वहां पर खुलनी चाहिए, और मैं ये कहता हूं बड़े जोर शोर से खुलनी चाहिए। जनरल साहब एक जवाब ले लेते हैं जेटली जी से, समय समाप्त हो रहा बिल्कुल शो का। जेटली साहब देखिए, वहां पे क्या निवेश हुआ है, $3 बिलियन, $2 बिलियन, जितना मैं समझता हूँ ये मुझे इररिलेवेंट लगता है। हार्ड बार्गेन और पॉलिटिक्स का ज़माना है। आप अपने पड़ोसी मुल्क कोई भी तंजीम का हो, उसके साथ क्या डील करते हैं वो महत्वपूर्ण है। वहाँ के लोगों से आपके क्या कांटेक्ट है ये सेकेंडरी आता है। तो इस वक्त सरकार जो कर रही है सही है कि आप बदलती हुई परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन दो टूक बात करना ही पड़ेगा। और जिस तरह की भयावह स्थिति वहाँ बनने वाली है, वो सिर्फ एक सरकार या एक अड्डा नहीं है, वो बहुत एक बड़ी खतरनाक सोच है। उसके खिलाफ हमको तैयारी करनी है। जेटली जी संक्षेप में सर। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वहाँ खतरनाक सोच पनपती है तो उसके खिलाफ हमें तैयारी करनी है। और मुझे लगता है भारत से ज्यादा ये खतरा शायद ट्रैक रिकॉर्ड है उनका 50 साल का, जो बॉर्डरिंग एरिया उनके लगते हैं, जिसमें रशिया भी हो सकता है, जिसमें तजाकिस्तान भी हो सकता है। और आपने देखा जो वहाँ की परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में एक बड़ी चुनौती तो ये है कि तालिबान के लिए, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के लिए किस तरीके की चुनौती होगी। असली चुनौती तालिबान के लिए अपने ही देश में जो उनके आतंकवादी संगठन कह लिए जाएं या वो लड़ाके कह लिए जाएं, जो मौजूदा तालिबान की फ़िलॉसफी पे विश्वास नहीं रखते, उनकी पॉलिसी को पे यकीन नहीं रख रहे हैं, जो उनके खिलाफ खड़े हैं, पहली चुनौती उनके लिए वो है। तो अब मैंने पहले भी आपसे कहा कि वैश्विक स्तर पर किस तरीके से दूसरे देश इसको मान्यता देते हैं, किस तरीके का रवैया अपनाते हैं। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो दो ही देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, इसने क्लियरली अपनी मान्यता दी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से और चाइना के अंदर से भी विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। चाइना के अंदर जो उनके थिंक टैंक है वो उनको बार बार इस बात के लिए चेता रहे हैं कि ये मुसीबत आपके लिए भी आने वाली, क्योंकि चाइना की अपनी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको जो बॉर्डरिंग एरिया है जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, उस मुस्लिम आबादी में वो उनकी एक शर्त है कि तालिबान उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और अगर तालिबान के लड़ाकों की विचारधारा के हिसाब से तालिबान की सरकार चलती है तो ये चुनौती हमें चाइना के लिए भी खड़े होने वाली है। तो खैर एनीवे, अभी भारत के नज़रिए से भारत ये चाहता है कि जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्टिव रोल अफगानिस्तान में करते हुए आए हैं वही कंस्ट्रक्टिव रोल हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि अफगानिस्तानी जनता भारत की दोस्त है। अफगानिस्तानी जेटली समय समाप्त हो रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा चूँकि समय पाबंदी यहाँ पे हमें रैप करना पड़ेगा। कहाँ की जनता हमारी दोस्त है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आप लोग पता नहीं क्यों इतना तवज्जो देते हैं। उसका हमें क्या लाभ हुआ? 40-50 साल में हमारी दोस्ती का क्या हासिल मिला? मैं उस पर विवाद पर नहीं जाना चाहता हूँ। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं खुल के बता दे रहा हूँ कि जो आगे होगा उसको एनालिसिस करना चाहिए कि वहाँ सरकार चलाना या बनाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद क्या होगा? फिर से वही बंदूक का राज, गोली मार काट, ये सब शुरू होगी, जिसका इम्पैक्ट हमको एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि वहाँ सरकार चल पाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। पैसे चाहिए उसके लिए, पीस चाहिए, सोच चाहिए, जो कि दिख नहीं रही है। जिस तरीके से वहाँ पे एक झुंड बना हुआ है, तो शायद उस दिशा में भी देखने की ज़रूरत है। उस पर भी आगे कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत का एक अपना हित होना चाहिए
कि हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोई शक नहीं, बहुत अच्छे होना चाहिए। तो दोस्ती बाद में देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सी न्यूज़ आवाज़।